राजस्थान की सभी 25 सीटों पे चुनाव संपन्न हो चुका है और अब सबकी नजरें हैं 4 जून को, जिससे ये पता पड़ेगा कि राजस्थान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। जयपुर में आज हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर राजस्थान में जो राजनीतिक हवा है वो किस तरफ है। आइए उन लोगों से बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि राजस्थान की जो सीटें हैं, सभी 25 सीटें, उस पर क्या रुझान पब्लिक की तरफ से आ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम जी दीपक है। अच्छा, दीपक कहाँ से हैं और क्या करते हैं? अच्छा, क्या लगता है 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार वापस हैट्रिक बना पाएगी? जी बना पाएगी, बिल्कुल बना पाएगी। पूरी उम्मीद है मुझे तो भाजपा ही आनी चाहिए। लेकिन भरतपुर में तो बता रहे हैं कांटे की टक्कर है। हाँ जी, टक्कर तो है कांटे की, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर तो कांग्रेस के साइन है, चांस है आने के। लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि भाजपा ही आनी चाहिए सरकार। और लोगों से हम यहाँ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सोनी। आपने जयपुर में वोट दिया? क्या इस बार जो रुझान है राजस्थान की राजनीति में आप देखते हैं 25 सीटों पे क्या 4 जून को रिजल्ट आने का है? मेरा अनुमान ये है कि करीबन 22 सीटें बीजेपी को मिलेगी यहाँ पे। 2 सीटें जैसे नागौर हो गई या दौसा है, ये 2 सीटें कांग्रेस की तरफ जाती नजर आ रही हैं। बाकी मेरा अनुमान यही 22 सीटें करीबन बीजेपी को ही मिलेगी। लेकिन क्या कारण है कि अगर बीजेपी इस बार कुछ सीटें लूज करती हुई दिख रही है राजस्थान के अंदर? बीजेपी के उस तरफ फेसेस इतने स्ट्रांग नहीं थे। लोग कांग्रेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड उन 2 सीट्स पे। आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? गौतम अग्रवाल मेरा नाम है और मैं यहीं से हूँ, जयपुर से। पूरी 25 सीटों पे इस बार आपको क्या लगता है कि भाजपा की हैट्रिक होगी या कांग्रेस कुछ सीटें अपने पाले में लेके आएगी? इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को थोड़ी सीटें मिल सकती हैं यहाँ पे। और इसके अंदर मेरे को लग रहा है कि 23 सीटें अगर यहाँ पे तो अपन भाजपा ले जाएगी, और 2 सीटें के आसपास का। कौन सी है 2 सीटें? ये 2 सीटें तो जैसे यहाँ पे नागौर का बताया था और एक भरतपुर का बताया था। आपका नाम और क्या? अक्षय अग्रवाल मेरा नाम है। मुझे लगता है कि जयपुर के अंदर तो कम से कम भाजपा का है ही, और जो 25 सीटें हैं उसमें कम से कम 21 सीटें अपनी या 22 सीटें कम से कम बीजेपी की आनी चाहिए। कौन सी ऐसी सीटें हैं जो लगता है कि कांग्रेस के पाले में इस बार जा सकती है? वही मेन जो भरतपुर वाला एरिया है, वो उस बेल्ट की ज़्यादा सीटें जाने की चांसेस है। क्योंकि क्या है, जो मेन बड़े फेसेस है उनको एक तरह से हटाया गया और छोटे फेसेस को लाया गया। बीजेपी को अपने बड़े फेसेस को वापस लाना चाहिए, उसका एक कारण हो सकता है। ये था, उनको लगता है कि पूर्वी जो राजस्थान है वहां पे कुछ असर इस बार देखने को मिल सकता है। आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? आलोक मीना दौसा से। तो 25 सीटों पे पहले बात करते हैं कि क्या इस बार आपको लगता है, पर्सनली आप अपने समाज में जो बात करते हैं, दोस्तों में बात करते हैं कि 25 सीटों पे इस बार क्या रुझान हो सकता है? 25 सीटों में से लोग बता रहे हैं 22 सीटें का लगभग तो भाजपा ही ले जाएगी। लेकिन मैं दौसा से बिलोंग करता हूं, तो हमारी कांग्रेस की आएगी हमारे तो। मुरारी लाल मीणा इस बार वहां निकल सकते हैं। सचिन पायलट ने जिस तरह से जोर लगाया था दौसा के अंदर, कन्हैया लाल मीणा कहीं भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है रेस में आपको नजर नहीं आ रहा है? नजर तो आए हैं, लेकिन हमारे दौसा की सीट कांग्रेस को ही जाएगी। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी वापस से ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम सीटें निकाल लेती है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की तैयारियां शायद कमजोर रहेगी कहीं ना कहीं? कांग्रेस की तैयारियां बीते हुए समय में तो कमजोर थी, लेकिन कांग्रेस अब बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, और इस बार नहीं तो अगली बार कांग्रेस जरूर आएगी। लेकिन आपको लगता है कि 22 सीटें के आसपास अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकती है? अच्छा, जो चुनाव हुए, क्या आपके मुद्दे थे जिसपे आपने वोट किया लोगों को लेके? वोट वही चुनाव, युवा, बेरोजगारी वगैरह। आइए और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए? नाम मोहित, पूरा नाम मोहित कुमावत। मैं चाकसू का हूँ, राजस्थान। मैं ना तो कांग्रेस की तरफ से हूँ ना बीजेपी की तरफ से। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी आए वो देश के लिए, देश से पहले राजस्थान के लिए, और हम गांव वाले और गांव वालों के लिए वो क्या करें। लेकिन 25 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं, आपका क्या मत है कि कितनी सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकती हैं और कितनी ऐसी सीटें हैं जो इस बार कांग्रेस अपनी झोली में ला सकती है? जिस हिसाब से पलटा भारी है तो वो तो बीजेपी का है। 25 में से नहीं तो 20 से तो ऊपर आएगी आने में तो। लेकिन जीते कोई भी, लेकिन देश के लिए, राजस्थान के लिए, अपने हमारे गांव के लिए। मैं गांव से बिलोंग करता हूं। गांव के लिए क्या करती है? क्या बिजली लाएगी? आज इतनी गर्मी क्यों आ रही है? पेड़ को काट रहे हैं कि वो जगह जगह इमारतें बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको पेड़ क्यों काट रहे हैं? आज 45 टेम्परेचर है जयपुर का, और जैसलमेर का 55। इससे क्या उद्देश्य है इनका? तो हमारा तो यही कि बस कोई ग्रामीण मुद्दों की है। आपका नाम और कहाँ से है? मेरा नाम महेश गौतम है, दौसा से बिलोंग करता हूँ मैं।
25 सीटों पे आपका क्या इस बार आकलन है? मेरा ये आकलन है कि बीजेपी 20+ है उम्मीद। कौन सी ऐसी 5 सीटें जो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस, पूर्वी राजस्थान उसमें थोड़ा दौसा, भरतपुर, हाँ, दौसा भरतपुर इधर की तरफ हो गया जो। क्या कारण है अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस वहाँ पे बढ़त बनाती है? बढ़त बनाते यह है, जैसे पूर्वी राजस्थान की बात करें, जैसे हम दौसा की बात करें, भरतपुर की बात करें, तो वहाँ के जो कैंडिडेट थे वो थोड़े बीजेपी वालों से थोड़े स्ट्रांग थे, उनका जो प्रचार था हाँ वो थोड़ा स्ट्रांग था। तो ये थे यहाँ पे लोग जिनका अलग अलग अनुमान है। कुछ लोग हमारे साथ अभी और जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर कहाँ से हैं, क्या नाम है? से विकास गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, 25 सीटों पे आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वापस से इस बार हैट्रिक बना पाएगी या कांग्रेस कुछ जो है सीटें अपनी तरफ लेके आएगी इस वाले चुनाव में? 18 से 20 सीट बीजेपी की है, बाकी कांग्रेस और निर्दलीय। निर्दलीय में कौन है? 2 सीटें हैं नागौर साइड की, वो निर्दलीय आ सकती आपको लग रहा है हनुमान बेनीवाल जीत सकते हैं आरएलपी की जो है? इसके अलावा है। 1 सीट और है बाड़मेर साइड की। रविंद्र सिंह भाटी, लेकिन वहां पे तो बताया जा रहा है कि उम्मीदवार राम बेनीवाल जो है आरएलपी से आए। राजनीति का कुछ नहीं पता कब पलट जाएगी। तो आपको लगता है कि यहाँ पे उम्मीद है रविंद्र सिंह भाटी के लिए? 18 से 20 सीटें। हाँ, जयपुर की जो बात करें, जयपुर का मैं रहने वाला हूँ, तो यहाँ मंजू शर्मा आएंगी बीजेपी से। जयपुर ग्रामीण में क्या आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी आ सकती है या फिर जो अनिल चोपड़ा है कांग्रेस के वो बाजी मार सकते हैं? नहीं, वहाँ राव साहब बाजी मारेंगे। राव साहब को आपको लगता है इस बार है? तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन अभी तक के जो रुझान है उसमें लगता है ऐसा ही है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है। लेकिन 2 लोकसभा चुनाव के बाद अब तीसरी बार कांग्रेस भी कई जिलों के अंदर कई ऐसी लोकसभा सीट है जहां पे वापसी कर सकती है। ये तो था सीटों का आकलन। अब हम जानेंगे कि क्या ऐसे मुद्दे थे जिन पे चुनाव हुए, जो प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां थी, बीजेपी की जो रैलियां थी, और जिस तरह से कांग्रेस ने, क्योंकि अभी तक यही लग रहा था कि पूरे उत्तर भारत में अगर कांग्रेस को किसी एक राज्य से उम्मीद है जहां पे वो बीजेपी का क्लीन स्वीप रोक सकती है, तो वो लगातार कहा यह जा रहा था, राजनीतिक जो पंडित है उनका ये कहना था कि वो राजस्थान है, और कांग्रेस का खुद का दावा था कि वो यहाँ पे इस बार अच्छी खासी बढ़त बनाएंगे। तो लोगों से बात करते हैं क्या मुद्दे थे और क्या इस बार समीकरण बैठ रहे हैं। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप रुकेगा, जो इस बार लग भी रहा है, लेकिन वो क्या ऐसे मुद्दे थे जिन पे वोटिंग हुई, और क्या आपको लगता है कि राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में और करने की जरूरत है आने वाले दिनों में? राजस्थान की राजनीति में मेरा मानना ये है कि पहले तो मोदी के नाम के अलावा जो मोदी सरकार को लेके बार बार हो रहा है, मोदी के फेस के अलावा एक दूसरा मुद्दा उनके पास बड़ा होना चाहिए। क्योंकि हाँ, कांग्रेस के पास या फिर आप कहिए राजस्थान के पास जो भी वोट मिल रहा है वो मोदी के फेस को मिल रहा है, ना कि किसी और कैंडिडेट को। तो ये एक चीज है जो लोग बार बार कह रहे हैं कि जो फेस है वो मोदी फेस है, और उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को जो दे रहे हैं वो उसी को लेके है। ये बात सही है, इसका भी हम और लोगों से बात करते हैं। बार बार ये बात होती है कि राजस्थान के अंदर जो लोग बीजेपी को वोट डालते हैं वो शायद मोदी फेस को लेके जा रहे हैं। जो लोकल कैंडिडेट है उससे थोड़ा सा लोगों में अभी भी गुस्सा है। आपको लगता है ये बात है? हाँ, बात तो सही है। अगर बीजेपी शायद कहीं ना कहीं टिकट बदलती कुछ लोगों के, तो आपको लगता है कि परिणाम शायद सही हो सकते थे? और परिणाम तो सही होते। टिकट वैसे भी बीजेपी सही लोगों को देती है। अगर राजस्थान के परिवेश में बात करें तो ऐसी आपको क्या लगता है कि चुनावी मुद्दे थे जिन पे वोटिंग हुई और जिसका 4 जून को जो परिणाम आएगा उस पर असर पड़ेगा, चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला हो जो कांग्रेस करती रही है, या बीजेपी का जो लगातार आ रहा था कि अगर कांग्रेस आती है तो फिर जो वेल्थ टैक्स है वो लगता है? तो आपको क्या लगता है? बीजेपी ने एक तो मेरी उम्र है 18 साल, मेरा बचपन से सपना था इंडियन आर्मी में जाने का, लेकिन ये अग्निपथ योजना युवाओं का भविष्य खराब कर दिया है। तो आपको लगता है कि अग्निवीर जो था एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? मैंने अभी अग्निवीर का पेपर दिया है, पेपर तो क्वालिफाई हो गया। फिजिकल भी मेरे को पूरा विश्वास है, फिजिकल भी मैं कर लूंगा, लेकिन 4 साल बाद मैं फिर बेरोजगार हो जाऊंगा। आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि दोबारा वहाँ पे आप रह पाएंगे? नहीं रह पाऊंगा। 4 साल बंदा 4 साल मेहनत करता है, स्टूडेंट लाइफ होती है 4 साल तक। 25 साल बाद में न तो पढ़ सकता, फिर क्या वो करेगा? चौकीदारी की नौकरी करेगा क्या बंदा आगे वहां से? तो आपके लिए अग्निवीर राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसपे हुआ, और ये बात ठीक भी है। देखिए कहा यह जा रहा है कि सीकर झुंझुनू नौकरी करनी पड़ेगी युवाओं को। क्या एटीएमों के बाहर गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी युवाओं को आके।
हाँ 4 साल के बाद। तो ये बात इन्होंने सही बोली, क्योंकि सीकर, झुंझुनू जो शेखावाटी के जिले हैं, जिन्हें कहा जाता है कि आर्मी की रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा वहां पे सोर्स है, वहां पे अग्निवीर जो स्कीम है उसको लेके खासा गुस्सा है। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस जिस तरह से वहां पे इनरोड बना रही है, उसको यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने वादा किया है कि पावर में आते ही वो इस स्कीम को खत्म करेंगे। और लोग उनसे बात करते हैं क्या मुद्दे। ऐसा लगता है भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई यहाँ पे बड़ा चेहरा नहीं था और शायद मोदी ही एक मुद्दा है। क्या ऐसे आपको लगता है कि समीकरण थे जिसको लेके राजस्थान में वोटिंग हुई? वो क्या प्रमुख मुद्दे थे जो आपकी नजर में जब आप वोट डालने गए जो आपको प्रभावित किया? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी एक मुद्दा नहीं है, मोदी एक सोच है, एक सोच जो भाजपा की हमेशा से रही है, जो हमेशा से उन्होंने अपने वादे जो थे उनको निभाए हैं। जैसे कि राम मंदिर अपना सबसे टाइम से मुद्दा चल रहा था, आर्टिकल 370। तो ये जो 2 बड़े मुद्दे थे जिनके लिए भाजपा काफी टाइम से कर रही थी और काफी उनका बिल्कुल बेस वही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके काम के लिए ही अपने पूरे हिंदुस्तान ने उसके लिए ही उनको वोट दिया। तो इनको लगता है कि राम मंदिर जो है और जो आर्टिकल 370 है वो एक बड़ा मुद्दा था। देखते हैं कि जयपुर में और लोगों की इसको लेके क्या राय है। कुछ युवा कहते हैं कि अग्निवीर जो स्कीम थी उसके कारण उनका भविष्य जो है ताक पर रख दिया गया। कुछ लोगों को लगता है कि जो राम मंदिर है वो एक इशू हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये सारे मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित जिन्होंने किया होगा? सीट ज्यादा आने के लिए या कम आने के लिए? जिस तरह से बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी शायद इस बार हैट्रिक नहीं बना पाएगी, 25 सीटों पे नहीं आ पाएगी, क्या यही सारे मुद्दे थे कि इस कारण जो है लोगों के अंदर थोड़ा रोष था अग्निवीर को लेके और शायद राम मंदिर उस तरह का इशू नहीं बन पाया जैसा पार्टी चाहती थी राजस्थान के अंदर? केवल अग्निवीर ही समस्या नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देश का विकास हो रहा है वो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मारुति गाड़ी में तो बाद में घूमेंगे, पहले पेट में रोटी तो होनी चाहिए अपने। बेरोजगारी, आज महंगाई देखिए कहाँ जा रही है, व्यापार नहीं है लोगों के पास। सरकारी जो अधिकारी बना दिए वो केवल एक चील कौओं के जैसे व्यापारी के ऊपर उनकी नजर रहती है, कहाँ इनको दबोच ले कहाँ पे। तो फिर ये क्या कारण है? व्यापारी वर्ग जो है जयपुर के अंदर खासा गुस्से में रहता है बीजेपी को लेकर, लेकिन फिर भी जब बात करते हैं तो लगता है ऐसा है कि झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ ही है। ऑप्शन नहीं है, विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष के पास कोई अच्छा चेहरा नहीं है। आपको क्या लगता है वो क्या बड़े मुद्दे थे जिनको लेके आपने वोट किया, और वो मुद्दे जो जब चुनाव परिणाम आएंगे जो आपको लगता है कि उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा होगा? मेरा मानना ये है कि पहले तो मेरा नाम है नरेश कुमार मीणा और मैं बहरोड तहसील से और बहरोड से अलवर से हूँ। मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी आना चाहिए। क्यों क्यों? क्योंकि वे काम अच्छा कर रहे हैं, मतलब अब अच्छा चल रहे हैं। बीजेपी का तो ये है कि वे सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया और प्राइवेट सेक्टर ये सब, और ये अपने आर्मी ये सब कुछ बेच दिए। हाँ, अग्निवीर पे, क्योंकि मैं आर्मी की भर्ती देखा, उसमें मेरे पोस्टपोन कर दिया, उसमें मैं कैंसिल हो गया था। तो आप भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अग्निवीर की नहीं कर रहा अब मैं आरपीएफ की कर रहा हूँ। हाँ, तो ये बात भी सही कि कई लोग जो आर्मी में जाना चाहते थे वो अग्निवीर से नाखुश थे और अब अलग अलग एग्जाम के अंदर बीजेपी धर्म के नाम पर और वैसे धर्म के नाम पर वोट लेती है। वैसे ये कांग्रेस है, ये डेवलपमेंट के काम मतलब पूछ रही है कि डेवलपमेंट क्या किया आपने, और ये धर्म और इसमें हिंदू और धर्म करके इस वोट मांगती है। तो ये लोग थे जिनका कहना है कि जो चुनावी मुद्दे हैं इस बार के वो अलग अलग तरह से प्रभाव डालेंगे। कई लोगों को लगता है कि जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। कईयों को लगता है कि शायद इस बार अच्छा क्यों? बीजेपी का सबसे बड़ा फंडा ये धर्म के नाम पे वोट लेती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अपन कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखें तो वहां पे एक ही तरफ तुष्टीकरण दिखती है कि मुसलमानों का ही वहां पे वो दिया जा रहा है कि आप जाके अपना सारा आरक्षण पहले मुसलमानों को दे दो। तो हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस कर रही है। अलग अलग जो है बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, इंडिया में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अभी राम मंदिर बनाया, उसमें एसटी एससी का कोई कर्मचारी है क्या? एसटी एससी का सब जनरल वाले हैं, एसटी एससी का कोई कर्मचारी नहीं है वहाँ पे। तो इससे एसटी एससी पब्लिक तो नाराज होगी ना। आप कुछ बोल रहे हैं? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या, किस बारे में? हाँ, बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुसलमान, हिंदुओं जाग जाओ नहीं मुसलमान मार देंगे, हिंदू को डरा के अपने पक्ष में करना,
क्यों नहीं वो अपने भाषणों में पक्षों को बढ़ाकर खुद का फायदा देखती है बीजेपी सरकार। क्यों नहीं अपने भाषणों में वो ये बताते कि हमने इतना विकास कर दिया, इतना ये कर दिया। कमरे में बैठना और फील्ड पे देखना दोनों अलग अलग चीज है साहब। एसी कमरे में बैठना और जो तो ये थे जयपुर की जनता जिनको लगता है कि जो बेरोजगारी है और जो पूरा जिस तरह से चुनावी मुद्दे आए उसके अंदर बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा निकल के सामने आया, जहां पे बीजेपी के समर्थकों को लगता है कि आर्टिकल 370 और राम मंदिर भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिसने चुनावों को प्रभावित किया। 4 जून को फैसले आएंगे और तय होगा कि आखिरकार फाइनली राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस तरफ बैठता है। चुनाव आज तक के लिए मैं दिशांक पुरोहित, कैमरा पर्सन मनीष के साथ, जयपुर।